मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन की तेरी याद सताती है। टेलीफोन नहीं टेलीफोन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनु शुक्ला है और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। रंगून का ढाका में टेलीफोन पहुंच गया है और पहले रुझान में बांग्लादेशियों के रातों की नींद कैसे बौद्ध भिक्षु बिराथू की सेना ने खराब कर दी है, डीप स्टेट के सपने चकनाचूर हो गए हैं। आज के एपिसोड में इसी बात पर चर्चा होगी। कैसे राहुल गांधी ने बांग्लादेशी हिंदू संत चिन्मय दास को आतंकी मान लिया और दुर्भाग्यपूर्ण है कि समूचा देश उस पर खामोश है। इस पे भी बात होगी, डंके की चोट पर बात होगी। भारत का नागरिक समाज अगर इस एपिसोड को देख रहा है तो वह इन चीजों को सरकार तक अलग अलग माध्यमों के जरिए पहुंचाए, अपनी आवाज बुलंद करे। यह क्यों जरूरी है, चर्चा का बड़ा फोकस आज यही है। आखिर में हम अपने सीरिया यानी बांग्लादेश से जुड़ी तमाम खबरें जो जरूरी हैं उस पर भी संक्षिप्त बात करेंगे और देखेंगे कि वहां सर्कस के तमाम जमूरे आखिर क्या और क्यों कर रहे हैं। एपिसोड बहुत नया नया है जो कहीं और नहीं मिलेगा। तथ्य भी हैं और प्रमाण भी, इसे अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, शुरू में रंगून और टेलीफोन को लेकर मैंने जो लाइनें कही वह 1949 में आई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पतंगा का गाना है। इसे सी रामचंद्र और शमशाद बेगम ने गाया था। गाने का बैकड्रॉप कुछ यूं है। रंगून जो बर्मा यानी आज के म्यांमार की राजधानी है, नायक काम वाम के सिलसिले में वहां गया है और इधर यानी भारत में नायिका का फोन पर पति से बातचीत होती है जिसमें प्रेम को लेकर के उसकी छटपटाहट दिख रही है। खैर, रंगून से जिहादियों के लिए भी एक फोन आया है और बांग्लादेशी ढाका से कॉक्स बाजार तक खौफ से थरथरा रहे हैं। असल में म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है और राष्ट्रवादी बौद्धों की सेना अराकान आर्मी वहां की जुंटा सेना से मोर्चा लिए हुए है। अराकान आर्मी एक पर एक इलाके शहरों पर कंट्रोल करते जा रही है। इसमें मुगडांव या मोंगडांव भी शामिल है जिसकी जानकारी आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में दी गई थी। अब अराकान आर्मी का राखीन स्टेट पर पूरी तरह से कंट्रोल है और इस तरह बांग्लादेश के तमाम इलाके जो सीमा पर लग रहे हैं, जो म्यांमार के साथ उसकी कुल 270 किलोमीटर की सीमा है, वहां पर अराकान आर्मी बैठ चुकी है बांग्लादेश की सीमा पर। मुंगडाओ म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो बांग्लादेश के शहर टेकनाफ से सटा हुआ है। यहां एक नदी है नाफ जो इन दोनों इलाकों को अलग करती है। आप चीजों को स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मैप से बेहतर समझ रहे होंगे। मुगडाओ सिटी पर कब्जे के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिहादियों की रातों की नींद खराब हो गई है। इसे बांग्लादेशी अखबारों की खबरों से समझ सकते हैं। द डेली स्टार के न्यूज पोर्टल ने रिपोर्ट की है कि अराकान आर्मी के कब्जे से कॉक्स बाजार में लोकल बांग्लादेशी और रोहिंग्या डर के साए में हैं। उनके रातों की नींद गायब हो गई है, कयामत के दिन याद आ रहे हैं। खौफ ऐसा है कि म्यांमार से आने जाने वाले नाव के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। बोट्स के ऑपरेशंस को भी रोक दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी पता चल रहा कि नाव से सेंट मार्टिन आइलैंड तक मंगलवार से ही नाव का आना जाना भी बंद कर दिया गया है। नया पाड़ा गांव में फैसल अनवर नाम के एक लोकल के हवाले से बताया गया है कि अराकान आर्मी से फैसल और उस जैसे तमाम लोग अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के डर में हैं। खौफ में क्यों है, इसका एक बैकग्राउंड है जो आपको पता चलेगा, जो आपको पता ही होगा। जब म्यांमार में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ गई थीं, अपराध बढ़ गए थे रोहिंग्याओं की वजह से, महिलाओं को बेइज्जत किया जाने लगा था, तब बौद्धों ने डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों पर बहुत तीखा पलटवार किया था। बौद्ध भिक्षु बिराथू ने उस मुहिम की अगुवाई की थी। रोहिंग्याओं को कूट कूट कर म्यांमार के लोगों ने अपनी सीमा से मार करके भगा दिया था और उन्हें बांग्लादेश में शरण मिली। कांग्रेस ने भारत में शरण दी। शरण पश्चिम के दबाव की वजह से संभव हुआ। सेंट मार्टिन के आसपास ये वही इलाके हैं जहां डीप स्टेट भी चारों तरफ के ईसाइयों को एकजुट कर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाकर अपना बेस बनाकर चीन पर नकेल की योजना में था।
राष्ट्रवादी बौद्ध अपनी जमीन, अपनी संस्कृति बचाने के लिए अब हथियार बंद हो चुके हैं और निर्णायक मोड में हैं। बहुत से स्थानीय बौद्धों का मानना है कि नाफ नदी के दूसरी तरफ तक के तमाम इलाके अराकान स्टेट का ही हिस्सा थे, जो कभी भारत का ही अंग था। राखिन स्टेट का पुराना नाम अराकान ही था, जिसे अंग्रेजों ने स्थानीय संस्कृति को नजरअंदाज कर नक्शे पर एक लकीर खींच के अलग कर दिया, जैसे उन्होंने अफ्रीका में किया, जैसे दूसरे तमाम देशों में किया। यह सल्तनतों के बाद स्थानीय बौद्धों के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इसके बाद ईसाई मिशनरियों ने अपनी योजना के तहत धर्म परिवर्तन कराए। सल्तनतों के दौर में भी बौद्धों का उसी पैटर्न पर धर्म परिवर्तन करवाया गया था, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे इलाकों में दिखता है, इतिहास में नजर आता है। विदेशी धर्मों की लूट पर टिकी साजिशों की वजह से यह पूरा इलाका एक लंबे वक्त से अशांत है, जो कभी अपनी शांति और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता था। अब पुराने जख्म हरे हो रहे हैं। रोहिंग्या पर जो मुहिम चली थी म्यांमार में, उसमें भी अतीत के घाव का गुस्सा ज्यादा था। अगर अराकान आर्मी से लोग डर रहे हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, तो इसकी वजहें हैं। बौद्धों की हत्याएं और मठों का ध्वंसीकरण जो हाल फिलहाल हुआ, उसको लेकर अराकान में भी उबाल है। अराकान में भी एक मुद्दा है वह, क्योंकि अराकान आर्मी के पीछे राष्ट्रवादी बौद्ध भिक्षुओं की प्रेरणा है। वह किस तरह है? यहां ईसाई स्टेट बनाने की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी किस तरह है, इसे आप स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और सेना के गठजोड़ को अपवित्र बताया गया है, क्योंकि इनकी वजह से जिहादियों और मिशनरियों के मंसूबे वहां पूरे नहीं हो पा रहे। खैर, हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, द डेली स्टार की, उसमें यह भी बताया जा रहा कि अराकान आर्मी का जिहादियों पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। अराकान आर्मी ने नाफ नदी में कुछ मछुआरों को उठाया है और बांग्लादेशी बॉर्डर पर जो बांग्लादेशी अपने खेतों में काम कर रहे थे, वे काम करने नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अराकान आर्मी अपनी पुरानी टेरिटरी को क्लेम कर रही है और नाफ नदी समेत खेतों पर भी दावा कर रही है। यह स्वाभाविक है और इससे यह संकेत साफ साफ नजर आता है कि अराकान आर्मी धीरे धीरे अपनी प्राचीन भूमि की तरफ बढ़ रही है। डीप स्टेट के लिए भी यह झटका है दोस्तों। अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश में जुटा चीन भी चाहेगा कि अराकान आर्मी यहां जो कर रही है वह करती रहे, और भारत भी चाहेगा ऐसा ही। चीन इसलिए चाहेगा कि अमेरिका सेंट मार्टिन में बेस ना बना पाए, और भारत भी इसलिए चाहेगा कि इस इलाके में किसी पश्चिमी ताकत, वह भी अमेरिका का, बेस ना बने, जो भविष्य में उसके लिए भी खतरा हो सकता है। यहां बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस को चीन से मदद नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहां से चटगांव की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ 100 किलोमीटर है, 150 या 200। चटगांव बांग्लादेश का वो इलाका है जहां हिंदुओं बौद्धों के खिलाफ बांग्लादेश की सेना, पुलिस और जेल से भागे आतंकियों ने कत्लेआम मचाया, मठ मंदिर ध्वस्त किए। यहां गैर मुस्लिम ज्यादा हैं और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वे संगठित हुए हैं। अगर यहां कोई विद्रोह हो गया भविष्य में, जिसकी आशंकाएं नजर आ रही, तो डीप स्टेट और बांग्लादेश दोनों के लिए स्थितियां भयावह होंगी। आर्मी जो अराकान आर्मी है, वह जिहादी बांग्लादेश की तुलना में चटगांव जैसे इलाकों से अपनी सीमा साझा कर ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। बाकी यहां से रोज अपडेट निकल रहे हैं, अपडेट दिलचस्प हैं, जिसकी वजह से ढाका में यूनुस की पतलून ढीली है। और डीप स्टेट तो पहले ही बाइडेन की हार के बाद ईसाई स्टेट बनाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल चुका है। लगता है कि यूनुस सरकार देशद्रोह के फर्जी मामले में, यह दूसरा मामला है दोस्तों, फर्जी मामले में बंद हिंदू संत चिन्मय दास की हत्या करने की योजना बना चुका है। ट्रायल वहां पर एक दिखावा भर है चिन्मय के मामले में, और यह साफ साफ नजर आने लगा है। बुधवार के दिन चिन्मय की जमानत याचिका पर चिटगांव की कोर्ट में सुनवाई थी, मगर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। क्यों खारिज हुआ? कोर्ट के जिहादी जज
मोहम्मद सैफुल इस्लाम का लॉजिक बहुत मजेदार है। जज ने कहा कि जिस वकील ने चिन्मय का केस लड़ने के लिए अपना वकालतनामा दाखिल किया है वह कोर्ट में चिन्मय की पैरवी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वकील ढाका का था। आगे और बात है, मगर पहले यह जान लीजिए कि चिन्मय को लोकल वकील क्यों नहीं मिले। एक लोकल मुस्लिम वकील मिला था जिसे वहां लिंच करके मार दिया गया, आपको खबर होगी। दूसरे वकीलों ने चिन्मय का केस लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई थी। कोई मुस्लिम वकील नहीं आया। एक हिंदू वकील सुआशीष शर्मा ने जान की बाजी लगा के पैरवी करने की कोशिश की, मगर पिछले 3 दिसंबर की सुनवाई में वह कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पुलिस एजेंसियों ने सुरक्षा बंदोबस्त से हाथ खड़े कर दिए। और जब हाई कोर्ट के एक दूसरे हिंदू वकील रविंद्र घोष ने अदालत में सबूत पेश करने और रिहाई के लिए बहस की कोशिश की, तो उन्हें बांग्लादेश की शरिया कोर्ट के जज ने बहस के योग्य ही नहीं पाया। एक हिंदू वकील ने जान की बाजी लगाकर हिम्मत जुटाई, तो उसके वकालतनामा पर ही जज ने सवाल उठा दिए। द डेली स्टार से रविंद्र घोष ने कहा कि मैं बांग्लादेश की किसी भी अदालत में मुकदमा लड़ सकता हूं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन मुझे जज ने इजाजत नहीं दी। मुझे जब सुनवाई के लिए मैं कोर्ट पहुंचा, वकील ने कहा, तो मुझे वहां दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा। हिंदू होने का मतलब क्या होता है, इसे खुली आंखों देख लीजिए। जबकि रविंद्र ने कोर्ट से यह भी गुहार लगाई कि चिन्मय दास की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें दवा और इलाज तक नहीं मिल रहा। मगर शरिया कोर्ट को एक हिंदू संत पर कोई रहम नहीं है, जिसकी खबर दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। यह उस बांग्लादेश का हाल है जहां अलकायदा के बांग्लादेशी वर्जन अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के खूंखार आतंकी जसीमुद्दीन रहमान हाफी को शेख हसीना के तख्ता पलट के तुरंत बाद रिहा किया गया था। एक पल ठहर कर सोचिए, बांग्लादेश में दूसरे हिंदुओं का क्या हाल होगा। और जिस मामले की सुनवाई हो रही है उसमें चिन्मय दास पर आरोप क्या है? उन पर पाकिस्तानी टट्टू और जिहादी राजनीतिक संगठन खालिदा जिया की पार्टी यानी बीएनपी के एक नेता ने अक्टूबर में 18 अन्य लोगों के साथ हिंदुओं की एक सभा में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का फर्जी आरोप लगाया था। चिन्मय दास को 25 नवंबर के दिन ढाका में गिरफ्तार किया गया था, लगभग 1 महीने बाद। आरोप को वजह बनाकर इसलिए कि चिन्मय दास समूचे बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और दूसरे अल्पसंख्यकों के नरसंहार और मठों, मंदिरों को तोड़ने का मुद्दा उठा रहे थे। वह मुद्दा जिसे यूनुस लगातार खारिज करता आया है, लेकिन अभी 9 दिसंबर के दिन विक्रम मिस्री की दौरे के बाद विक्रम मिस्री के पूरी दुनिया के सामने माना कि हां 88 मामले हैं जिसमें हिंदुओं, बौद्धों का उत्पीड़न हुआ और 5 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां भी उसे करनी पड़ी। बांग्लादेश का हिंदू होने से अच्छा है भारत का मुसलमान होना, जहां कम से कम राहुल गांधी जैसे लोग संभल से लेकर हर जगह तक जिहादियों को बचाने तो पहुंच जाते हैं, जहां कोर्ट मामलों का स्वतः संज्ञान ले लेता है, भले ही वह कुछ उखाड़ ना पाए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर, चिन्मय दास पर राहुल गांधी की चुप्पी का मतलब है कि वे चिन्मय दास को भी शायद आतंकी मानते हैं। प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा नतीजों के बाद सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेलने के लिए महीनों बाद बांग्लादेश पर चुप्पी तोड़ी, मगर उनका वायनाड का वोटर बुरा ना मान जाए, हिंदुओं का नाम ना लेकर उन्होंने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सवाल उठाया। और भारत और जिहादियों को खुश करने के लिए बांग्लादेश, भारत दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को एक जैसा बताने की कोशिश की। आप बताइए, क्या एक जैसे हैं? शायद राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वे भारत का एक और टुकड़ा करवा कर ही मानेंगे और उस टुकड़े के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। दिल्ली ना सही, दिल्ली की जगह कोई और बांग्लादेश, कोई और पाकिस्तान तो उन्हें मिल सकता है। बांग्लादेश में दोस्तों क्या कुछ चल रहा है उसे भी आपको सरसरी तौर पर बता दे रहा हूं। यूरोपीय यूनियन से वीजा सेंटर हटवाने का ख्वाब देख रहे यूनुस को यूरोपीय यूनियन ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लताड़ा है।
सरकार का विरोध और अवामी लीग के वापसी की चर्चाएं बंगाल में तेज हैं। एक अधिकारी ने चीजों का अंदाजा लगाते हुए सार्वजनिक रूप से कह दिया कि शेख हसीना की वापसी होगी और सरकार ने उसे हटा दिया। बेरोजगारी की हालत क्या है बांग्लादेश में हसीना के जाने के बाद, उसे आप बांग्लादेश के अखबारों और उनके संपादकीय में देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। जोरदार आंदोलन चल रहे हैं बांग्लादेश में, 12 फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्या क्या बताएं, कितनी खबरें हैं, लेकिन इन सब पर ब्लैकआउट है। खैर दोस्तों, आप भी इन मुद्दों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाएं, चुप ना बैठें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहें और माहौल टाइट रखें, वरना राजनीतिक इस्लाम के बहाने दुनिया के 4-5 ताकतवर देश जिस तरह लॉलीपॉप चुसवाते हैं, सीरिया बन जाएगा देश के पड़ोस में एक नया सीरिया निकल जाएगा। बाकी सीरिया वगैरह को देखिए, राजनीतिक इस्लाम की हकीकत समझ आ जाएगी। भारतीय जाहिलों का ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों ने। उन्हें लगता है कि खलीफा की असली औलादें वही हैं, वही सबसे बड़े उत्तराधिकारी और वारिस हैं। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपने इतना समय दिया, आपका धन्यवाद।